जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दे तु सब सिद्धे ध्रुवं वचलं अड़ोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर्मिर्मो सुधि केवली वडिदं सुधि केवली वडिदं। तत्वार्थ मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपना तत्वार्थ सूत्र नाम का महाशास्त्र आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा द्वारा विरचित अनुपम रचना, अद्वितीय रचना, जिसमें जैन जैन दर्शन का समस्त सार समाहित है। और हमारा चल रहा था दूसरा अध्याय, जिसमें हमने कल 24 तक 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये हमने सूत्र करे थे। और पेज नंबर 100 कौन सा है, 14। है ना। एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं फिर पीछे आएंगे। 19वां नंबर सूत्र। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोताणी स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तरतः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यनन्तानेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्का। इसमें हमने कल श्रुत ज्ञान के बारे में चर्चा की थी कि श्रुत ज्ञान जो है मन जन्य होता है, मन का प्रमुख कार्य है। अब नीचे से 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ, मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मन जन्य होता है, मति ज्ञान के बाद जो विचार केवल मन जन्य होता है वह श्रुत ज्ञान है ना। ये बात यहां पर आए थे हम। एक सेकंड। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक एवं वनस्पति कायिक जीवों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 5 प्रकार के स्थावर जीवों के मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। कृमि, लट, शंख, जोंक आदि के स्पर्शन और रसना, ये दोनों इंद्रियां होती हैं। पिपीलिका यानी कि चींटी, खटमल आदि के स्पर्श, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती हैं। भौरा, मक्खी, मच्छर आदि के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती हैं। और मनुष्य, देव, नारकी एवं पंचेंद्रिय त्रियंचों के 5 इंद्रियां होती हैं। मन सहित जीवों को संगी और मन रहित जीवों को असंगी कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से असंगी और त्रियंच होते हैं। पंचेंद्रिय त्रियंचों के पंचेंद्रिय त्रियंचों में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी नियम से संगी ही होते हैं। इस प्रकार संगी जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। पेज चेंज करो। सूत्र नंबर 25। एक गति से अन्य गति में जाने के नियम। जब यह जीव एक देह छोड़कर अन्य देह को धारण करता है तो कैसे करता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति ही
विग्रह गति में कर्म योग होता है और गति श्रेणी के अनुसार होती है। विग्रह का अर्थ है शरीर। आगामी शरीर के लिए जो गति अर्थात गमन, उसका नाम है विग्रह गति। एक गति को छोड़कर अगली गति में जब जीव जाता है, तब पुरानी गति तो छोड़ दी और अभी नई गति में पहुंचा नहीं, तो उन दोनों के बीच का जो समय है उसे विग्रह गति कहते हैं। उस विग्रह गति में जीव के साथ कर्म अर्थात कारमाण शरीर तो रहता है, पर नोकर्म अर्थात यह औदारिक आदि शरीर नहीं रहते। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है। इस विग्रह के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म का ग्रहण होने पर भी नो कर्म का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है, और इस विग्रह के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं और आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को, परिस्पंदन यानी कि कंपन को योग कहते हैं। आत्म प्रदेशों के इस परिस्पंदन को कार्मण शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग या कार्मण कर्म योग कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विग्रह गति में भी नए कर्मों का आश्रव होता है। मूल मुद्दे की बात यह है कि पहले बंधे हुए कर्म अर्थात कार्मण शरीर तो अगले भव में जीव के साथ जाता है, पर नौकर्म अर्थात औदारिक आदि नौकर्म रूप शरीर जीव के साथ नहीं जाते। जब शरीर नहीं जाता तो फिर माता पिता स्त्री पुत्रादिक मकान जायदाद आदि कैसे जा सकते हैं। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। मरण के समय जब जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करते हैं, तो मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी गति अनुश्रेणी अर्थात श्रेणी के अनुसार ही होती है। पुद्गल का शुद्ध परमाणु भी जब एक समय में 14 राजु गमन करता है, तो वह भी श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है। उपर्युक्त श्रेणी की 6 दशाएं होती हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे और 3 इनसे उल्टी, यानी पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर और नीचे से ऊपर। तात्पर्य यह है कि विग्रह गति में जीवों का गमन श्रेणी के अनुसार ही होता है। मतलब ये कि टेढ़ा गमन नहीं करता जीव, है ना, कि ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाए या साउथ वेस्ट में चला जाए, इस तरीके से कोई तिरछे का मतलब डायरेक्शन। क्या हुआ? किसका? तिरछे का मतलब क्या हुआ? तिरछा तिरछा मतलब हो गया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाए या साउथ ईस्ट में चला जाए, जैसे तो घोड़ा वो चलता है, क्या नाम है? लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम में स्थित नहीं, आकाश यहाँ पर जो तिरछा है, यहाँ जो तिरछा है ना, यहाँ तिरछा ये फ्लैट ऐसे ऐसे, ये है तिरछा। एक तो ऊपर नीचे ये हो गया ऊपर, और ये तिरछा। यहाँ पे जो तिरछे का अर्थ है ऊपर, ये वाला है, इसको त्रियक मतलब या जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो स्ट्रेट ही जाएगा, स्ट्रेट ही डायरेक्शन जाएगा। चेंज कर लेगा हाँ लेकिन वो हाँ स्ट्रेट जाएगा, हाँ किसी एंगल पे नहीं, 90 डिग्री पे सीधे जाएगा। हाँ हाँ, ये किसकी तिरछा बात ये कर रहे होता हो? है। समझ में आ गया शालिनी? अरे, किसकी ये बात कर तिरछा, रहे हो आप? किसकी बात कर रहे हो? ऊपर जो ये श्रेणी वाली बात की गई है? नहीं, ये लिखा है ना, लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और तिरछे क्रम से स्थित, यही तो पूछ रही है। हम्म। हाँ, तो यही बताया कि जो जैसे जो तिरछा है ना, तिरछा ऐसे कहते हैं, यानी कि यूं यूं, ये वाला इसकी हॉरिजॉन्टली, बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली। तिरछा मतलब हॉरिजॉन्टल, और ऊपर नीचे अपना वर्टिकल हो गया। मुक्त जीव तो ऊर्ध्वगमन में ही करेंगे हाँ और जो उनकी हाँ गति अनुश्रेणी श्रेणी के अनुसार ही होती है। ठीक है। हाँ जो नारकी होंगे वो नीचे, हाँ, वो समझ इसलिए कहा गई। है मतलब ऊपर नीचे। जैसे नारकी ऊपर होंगे वो जाकर नीचे जन्म लेना। गमन करेंगे।
क्या? जैसे ऊपर जाके जन्म लेना है, किसी हाँ जीव को ऊपर जाके जन्म लेना है, तो वो इस एंगल में जाएगा, मतलब हाँ, ऐसे मतलब यूं एल नीचे यहाँ शेप में, बनेगा। हाँ, एल शेप ऐसे में, ठीक है। है ना? इस तरीके से जाएंगे। ठीक है। मतलब तिरछी का मतलब ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल। और एक डायरेक्शन में एक समय लगता है। हाँ, एक वो तो डायरेक्शन पता है। में एक समय लगता है। टोटल 4 समय लगते हैं ना। हाँ, मैक्सिमम 4 समय। हम्म। है ना, चेंज करते हैं। मैक्सिमम 4 समय की 3 समय? 3 समय लगते हैं, 3 मैक्स मोड़े ले मैक्सिमम सकता है। 3 मोड़े हम्म ले सकता है ना, 4 लेके तो वापस उसी जगह आ गया जहां से चला था। हम्म। हाँ, मैक्सिमम तीन और बोर्ड, सही सही, मैक्सिमम 3 बोर्ड ले सकता है। समय कितने नेक्स्ट पेज लगते हैं, करो। 4 या 3? मतलब भैया 3 समय, एक एक विग्रह गति का तीन समय समय 3 समय। 3 मैक्सिमम है। अच्छा, मतलब बहुत कम समय हो गया ना, वो तो केवली का हाँ, विषय हो सेकंड से भी बहुत हम्म, बहुत कम हो गया। बहुत कम, बहुत। सेकंड का भी अनंतवा भाग। अनंतवा भाग। ये अप्रूव करना पूजा। कर दिया। अभी मैं पेज स्क्रॉल करना भूल जाऊं तो कर सकते हो। ये हो नहीं रहा। एक बार और ट्राई करो। नहीं, रिमोट में ही ऑलरेडी। ठीक तुम है, कर मैं दो कर। अभी। गति के नियम और समय। गति श्रेणी के अनुसार तो होती है, पर वह गति कैसी होती है, उसमें कितना समय लगता है, यानी काल इत्यादि के उत्तर में ये लोग प्रश्नों का जवाब आ रहा है इसमें कि अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः एक समयाग्रह एकम द्यो त्रिन्वानारकः। जीव की गति अग्रह अर्थात मोड़ रहित होती है। संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है, पर विग्रह वाली गति 3 मोड़ों से अधिक मोड़ों वाली नहीं होती। अविग्रह गति में अर्थात बिना मोड़े वाली गति में मात्र एक समय लगता है। इस अविग्रह गति को ऋजु गति भी कहते हैं। विग्रह गति में जीव एक समय, 2 समय या 3 समय तक अनाहारक रहता है ना? 4 समय नहीं, वो 3 समय मैक्सिमम लगे। हम्म ताकि मुक्त सभी जीवों की अविग्रह तो होती है, पर संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है। कुछ संसारी, एक सेकंड, अविग्रह, अच्छा मोड राइट, ओके। कुछ संसारी जीवों को एक देह को छोड़कर अन्य देह में पहुंचने के लिए मोड़े लेने पड़ते हैं, परंतु 3 मोड़ से अधिक मोड़े किसी को भी नहीं लेने पड़ते। मुक्त जीव तो अंतिम देह छोड़कर बिना मोड़ लिए एकदम सीधे जाते हैं, परंतु संसारी जीवों में कुछ संसारी जीव भी बिना मोड़ लिए सीधे चले जाते हैं, और कुछ जीव एक मोड़ लेते हैं तो कुछ 2 और कुछ 3 मोड़ लेते हैं। प्रश्न, अविग्रह जीवस्य सूत्र का अर्थ आप ऐसा कर रहे हैं कि जीव की गति अविग्रह यानी बिना मोड़ की होती है, क्या यह सही है? क्यों, इसमें क्या गलती है? उक्त सूत्र का सीधा, सच्चा और सही अर्थ तो यही है, क्योंकि मुक्त और संसारी सभी जीवों की गति अविग्रह तो होती ही है। प्रश्न, होती तो है, पर सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथों में इस सूत्र का अर्थ ऐसा किया है कि मुक्त जीवों की गति अविग्रह होती है। वह अर्थ भी सही है, क्योंकि उन्होंने उसकी सत्यार्थता को सयुक्ति सिद्ध किया है, और हमने भी उक्त ग्रंथों में समागत इस प्रकरण को गंभीरता से देखा है। वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष तो दोनों का एक ही है, फिर भी ना जाने क्यों हमें सहज सरल प्रतिपादन यह लगा, इसलिए हमने सहजता से यह अर्थ किया है। इनमें अन्य कोई भाव नहीं है। जब कोई जीव अष्ट कर्मों और सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त होकर सिद्ध दशा को प्राप्त करता है, तब वह जहां है, जिस स्थिति में है, वहीं से उसी स्थिति में ऊर्ध्व गमन करता है, और सीधा एक समय में 7 राजू पार कर अगले समय में लोकाग्र में विराजमान हो जाता है। तथा किसी संसारी जीव को
जहां वह है वहां से एकदम सीध में ही जन्म लेना हो तो फिर बिना मोड़ लिए अगले समय में वहां जन्म लेता है। इस प्रकार मुक्त व संसारी जीवों की गति अविग्रह होती है। औदारिक, वैकृक और आहारक, इन तीन शरीरों में तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने वाले जीवों को आहारक और उक्त पुद्गलों को ग्रहण नहीं करने वाले जीवों को अनाहारक कहते हैं। जो संसारी जीव एक मोड़ा लेकर उत्पन्न होते हैं वे जीव एक समय तक अनाहारक रहते हैं। उसी प्रकार जो जीव 2 या 3 मोड़ लेकर जन्म धारण करते हैं वे क्रमशः 2 या 3 समय तक अनाहारक रहते हैं। तात्पर्य यह है कि मोड़ के समय जीव अनाहारक रहता है, किंतु जब मोड़ समाप्त करके अपनी उत्पत्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है उस समय आहारक हो जाता है। स्पष्ट है, सब कुछ है ना, सिंपल ही है। समझ में आ रहा है। जन्म और योनि। विग्रह गति में मोड़ और मोड़ के समय अनाहारक रहने की चर्चा के बाद अब सहज भाव से ही जन्म और योनि की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, क्योंकि विग्रह गति के बाद जीव को कहीं ना कहीं जन्म तो लेना ही है। यह चर्चा 5 सूत्रों में संपन्न होगी, जो कि इस प्रकार है। जन्म सच्चित्त शीत संवृतः सेत्रा मिश्राश्चैकस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपपादः शेषाणाम सम्मूर्छनम। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार के जन्म हैं। सच्चित, शीत और संवृत, ये 3, और इन 3 की प्रतिपक्ष, इतर का मतलब उल्टा, अपोजिट, इतर प्रतिपक्ष भूत, अचित्त, उष्ण और विवृत तथा उक्त 3 जोड़ों के मिश्र अर्थात मिश्रित सच्चित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत विवृत, ये 9 जन्म लेने की योनियां हैं अर्थात जन्म लेने के स्थान हैं। जरायुज, अंडज और पोत, इन 3 प्रकार के प्राणियों का गर्भ जन्म होता है। देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। गर्भ और उपपाद जन्म वालों को छोड़कर शेष जीवों का समूर्छन जन्म होता है। नवीन शरीर के धारण करने को जन्म कहते हैं। तीनों लोकों में सर्वत्र बिना माता पिता के संबंध के सब ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके होने वाली शरीर की रचना को समूर्छन जन्म कहते हैं। महिलाओं के गर्भाशय में माता पिता के रज वीर्य के मिलने से होने वाली शरीर की रचना को गर्भ जन्म कहते हैं। देव नारकियों के जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं, और उपपाद शैया यानी उत्पत्ति स्थान में पैदा होते ही अंतर्मुहूर्त में शरीर पूर्ण हो जाता है। जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। जो योनि चेतना सहित हो उसे सच्चित्त योनि कहते हैं, और जो योनि चेतना से रहित हो उसे अचित्त योनि कहते हैं। जो योनि सच्चित्त भी अचित्त भी दोनों का मिश्रण हो उसे सच्चित्ताचित्त योनि कहते हैं। इसी प्रकार ठंडी योनि को शीत योनि, गर्म योनि को उष्ण योनि तथा शीत और उष्ण दोनों के मिश्रण रूप योनि को शीतोष्ण योनि कहते हैं। जो योनि स्थान ढका हुआ हो उसे संवृत, और जो योनि स्थान खुला हुआ हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे विवृत, और जो स्थान उक्त दोनों योनियों का मिश्रण हो उसे संवृत विवृत योनि कहते हैं। उक्त 9 योनियों में उपपाद जन्म वाले देव और नारकियों की योनि अचित्त, शीत, उष्ण तथा संवृत होती है। गर्भ जन्म वाले जीवों की योनि सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण और संवृत विवृत होती है। सम्मूर्छन जीव जन्म वालों की योनि सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण होती है। तेजस कायिक जीवों की योनि उष्ण ही होती है। एकेंद्रियों की
संवृत्त और विकलेंद्रियों अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों की योनि विवृत होती है। सामान्य से योनियां 9 होती हैं और विस्तार से 84 लाख योनियां होती हैं। योनि और जन्म में आधार आधेय का संबंध है। योनि आधार है और जन्म आधेय है, क्योंकि जीव का जन्म योनियों में होता है और योनियों के आधार से होता है। खून मांस से बने हुए जाल को जर कहते हैं। बस जन्म के समय ये समझा दो, बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, ये पहले एक्सप्लेन कर दो। इसमें अच्छा, समझ में नहीं आया तो पहले बोलते। इसमें देखो, ये तो ऊपर वाला समझ में आ गया ना, जो पॉइंट्स दे रखे हैं। उपपाद, उपपाद मतलब क्या होता है, गर्भज क्या होता है, अंडज क्या होता है, ये तो स्पष्ट है ना। ठीक है। अब इसमें हाँ जो है ना, हिमांशु भाई है क्या, वो ज्यादा अच्छी तरह इसमें। हाँ हिमांशु भाई, हाँ बताइए। ध्यान है, हेलो। इस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन हुआ था कुछ दिन पहले, हाँ, मैं लास्ट मुझे मंथ तो। ध्यान है, वही वही इसीलिए। भैया जी। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ है, रही है, बहुत अच्छी। हाँ, अब बताओ। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ये कि है, आपको ये ना। हाँ। योनि किसे कहते हैं, क्वेश्चन हाँ। ये है। हम्म। करेक्ट है ना? हम्म। हाँ हाँ, योनि माने वो स्थान जहाँ पे जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब हम योनि किसको समझते हैं? हम योनि समझते हैं शरीर के चिन्ह को। हम्म। ठीक है ना? तो शरीर के चिन्ह को योनि नहीं कहते, उसको तो व्यवहार से योनि कहते हैं। ठीक। मूलतः हम्म। योनि किसको कहा जाता है? जहां पे जीव की उत्पत्ति हो, उस उत्पत्ति स्थान का नाम है योनि। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, एक इंद्रिय जीव का जन्म कहाँ होगा? एक इंद्रिय योनि में। बोलो भैया। अब एक इंद्रिय योनि में होगा, ये ऐसे नहीं, एक इंद्रिय योनि में स्थान बताओ। एक इंद्रिय जीव मतलब का। अब एक इंद्रिय जीव कौन कौन से होते पृथ्वी हैं? कायक, तिर्यंच गति में। पृथ्वी हाँ, कायक तिर्यंच गति में। हाँ, पृथ्वी पृथ्वी का एक, कायक, जल का जल एक। कायक, अग्नि कायक, वायु हाँ, कायक। अब सुनो, अब हाँ, वेरी गुड। अब जो जल कायिक का जीव है, यानी कि जो जल में उत्पन्न हो रहा है, हम्म। तो वो जो जल, जिस जल में वो उत्पन्न होगा, जिस जल में, वो जल ही उसकी योनि हो जाएगी। एक बात, ठीक है। चूंकि वो ठंडे जल में उत्पन्न होगा तो शीत योनि, गर्म जल में उत्पन्न होगा तो उष्ण योनि, और और ताजे जल में समृद्ध, उत्पन्न होगा तो शीतोष्ण। ये है ना? शीतोष्ण। अब, हाँ। है ना? और चौथी बात की, ढकी हुई योनि है या उगड़ी हुई योनि है, माने वो ढका हुआ है हम्म। स्थान या खुला स्थान है। या खुला है। है ना? तो ढका पानी अगर खुला है तो खुला स्थान ही कहलाएगा ना, वो तो पानी को ढका हुआ स्थान में तो होता और है, ऐसा तो ऐसा समृद्ध तो नहीं होगा। क्या होता है? है? समृद्ध क्या होता है ये? समृद्ध लिखा है ना भैया इसमें। संवृत हाँ। का मतलब ढका हुआ। समृद्ध का अच्छा, मतलब ढका हुआ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ढका ढका हुआ और हुआ। खुला हुआ। हाँ। अच्छा, लेकिन ये नहीं ये पता था समृद्ध। ढका हुआ इसका समृद्ध का मतलब है। ये चेंज हाँ, करो, पेज करो, उसमें आगे दे रखा है। उसमें दे रखा होगा आगे। हाँ, हाँ कहाँ लिखा हाँ है समृद्ध? हाँ हाँ हाँ, ये रहा ढका हुआ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लिखा है ढका हुआ, है ना? हम्म। तो और अब इसी तरीके से 84 लाख योनियां होती है, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियां, मतलब कि 84 लाख प्रकार जाति, के जीव हैं, जीव, जाति है, जीव है। प्रकार के। तो उनके उसी उसी प्रकार के स्थान भी है जन्म लेने के। सही है। है ना? पैर पहाड़ का, इसीलिए हम पहाड़ कहते हैं ना, मतलब। 84 लाख हाँ योनियों में भटकते हुए आ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो अब जैसे मनुष्य का इसी जन्म होता है, उद्देश्य। तो मनुष्य का जन्म स्त्री के गर्भ में उत्पन्न होता है ना, तो वहां उसको उसको योनि कहते गर्भज। हैं। हम्म। गर्भज हो जाता है वो। अंडे में जन्म लेने वाले अंडज हो जाते हैं, वही उनकी योनि हो जाती है। जैसे और जो कॉकरोच और जो अंडे से जन्म लेते हैं क्या? मेरे को कॉकरोच का तो पता नहीं है, लेकिन अंडे से ही लेते होंगे। हाँ, अंडे से ही लेते हैं नहीं, शायद। समूचे जीव है भैया, 1 से 4 सारे इंद्रिय समूचे, तक सारे समूचे समूर्छन जीव है। है। हाँ, दोनों सारे प्रकार के होते समूचे हैं, हैं, वो तो दोनों साइंस में प्रकार के होते कहते हैं। हैं कि अंडों से लेकिन जन्म ये लेते हैं, बट एक्सेप्शन होती है शायद, क्योंकि इस बारे में तो देखो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, ये तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्म है, इसका। इसमें लिखा हुआ भी है ना, इसमें समूशन गर्भोत्पाद जन्म सिर्फ हाँ। संगी पंचेंद्रिय जीवों और इनका ही जन्म, पंचेंद्रिय जीवों का जन्म ही होता है, ये गर्भज अंडज और ये। हाँ हाँ, ठीक है ना, बाकी सारे समूर्छन होते हैं। तो समूर्छन होते हैं, समूर्छन क्या होता है कि समूर्छन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाना जिसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है।
ठीक है। जैसे जैसे मच्छर। जैसे फंगस है लग जाती है, मच्छर हाँ, उत्पन्न हो जाते फंगस हैं, है, मच्छर है। बरसात में मेंढक भी हो जाते हैं। ऐसे हम्म। बहुत सारे जीव होते हैं जो एक मेंढक भी पर्टिकुलर। समूचन जीव होता है? नहीं। मेंढक दोनों प्रकार का होता है, मेंढक समूर्छन भी होता है और अंडज भी होता है। अच्छा, तो वो कौन से ठीक इंद्रिय है ना। जीव में आता है? पंचेंद्रिय में आ गया एक और। पंचेंद्रिय में आता है, लेकिन जो समूर्छन होता है ना, जो मेंढक का समूर्छन होता है उसका शायद 4 इंद्रिय ही रहता है। तो एक्सेप्शन सांप हो भी गया ना ऐसे ये होते फिर। हैं, कुछ सांप भी ऐसे होते हैं, पंचेंद्रिय भी दोनों होते हैं। प्रकार के मेंढक होते हैं ना, ये सांप भी 2 प्रकार के पंचेंद्रिय भी होते हैं। होते हैं ना, कुछ जीव ऐसे भी तो होते हैं ना, पंचेंद्रिय में भी समूर्छन और वो। समूर्छन हो जाते हैं, कुछ जीव ऐसे हाँ, होते हैं जो होते पंचेंद्रिय और समूर्छन उत्पन्न होते हैं, ऐसे भी क्योंकि होते आप हैं। ये लगाओ ना, वो वाले जीव नहीं जो स्वयंभू रमण समुद्र जीव में हाँ है, हाँ 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 वो पंचेंद्रिय हाँ जीव ही तो है, सारे हाँ हाँ समूर्छन हाँ। में। देखो मैं आपको सुनो, बहुत गहरी डिटेल नहीं मालूम मुझे कौन से जीव समूर्छन और ये होते हैं। मुझे बस मोटी मोटी बात पता है कि जो आप कंफ्यूज हो, वो कंफ्यूज हो योनि को लेकर। और योनि का मतलब होता है जन्म का नहीं, स्थान। दे। उसको लेके कंफ्यूजन हाँ नहीं है। हाँ, मुझे फिर बताओ किसको कंफ्यूजन लेकर है। यही है कि ये समूर्छन और ये इसकी बात, जैसे आपने बताया, मेंढक का समूर्छन भी होता है और पंचेंद्रिय भी हाँ होता है, अंडज भी अंडज होता है, भी हाँ होता है। हाँ अंडज तो भी ये होता है, हाँ एक्सेप्शन दोनों हुई होते ना, हैं। ये एक्सेप्शन हो हाँ गई हो ना। सकता है ना। हाँ ऐसे ही नहीं, कॉकरोच एक्सेप्शन भी नहीं है। एक्सेप्शन है क्या? हाँ हो सकता है, अरे उसमें क्या फर्क पड़ता है, कॉकरोच अंडज है या समूर्छन है, मेन बात ये कि वो जीव है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि गंदगी में पनपता है। गंदगी में हम्म। पनपने के कारण उसको समूर्छन भी कहते हैं। मान के चलो समूर्छन होने के बाद वो अंडज भी होता होगा, मुझे उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो जीव है या नहीं है एक बात, और समूर्छन है अच्छा। उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि वो गंदगी हम्म। में जन्म लेता है, जैसे मच्छर गंदगी में जन्म लेते हैं, ऐसे वो भी एक गंदा एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के बाद ही उसका जन्म होता है, अदरवाइज नहीं होता है। हम्म। उस अपेक्षा से वो समूर्छन है, उसमें मच्छर क्या तो दूर। फ्रूट्स अगर रखे हुए हैं, अगर ओपन में फ्रिज के बाहर फ्रूट्स रखे हैं, तो भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। और कहीं पे बहुत गीला सारे रह गया कारणों से थोड़ा होते हैं। सा, तो भी हो बहुत जाते सारे हैं। कारणों से। बहुत सारे कारणों से सर्द गर्म अच्छा। से भी उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे यहीं पे कारणों से थोड़ा सा उत्पन्न। डाउट था। हाँ बस। तो जो जहाँ जो जीव उत्पन्न हो जावे वो उसकी योनि है। और ठंडे गर्म और उष्ण जैसे प्रदेशों में उत्पन्न होवे, वही उसका ठंडा गर्म और शीत योनि, उष्ण योनि और मिश्र सही योनि है। है। इतनी सी हम्म। बात है ना। और सचित अचित? मतलब जिस स्थान पे वो जन्म ले रहा है, यदि वह जीव सहित स्थान है, जैसे जैसे स्त्री की योनि में जन्म लेने वाला जो जीव है, तो सचित योनि कहलाएगी। ठीक है। और जो बिना ऐसे स्थानों में जन्म लेगी जहाँ पे जो जीव नहीं है, मतलब किसी जीव के निमित्त के बिना जहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, वो अचित योनि कहलाएगी। हम्म। ये भी तो हो सकता है ना भैया, जो जैसे जैसे मच्छर फूल पैदा पे होते हैं। वेजिटेबल्स में हो जाते हैं, 2 या 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो सचित योनि हो गई ना। हाँ उसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है सचित और अचित के बारे में, पढ़ना भैया कहाँ लिखा है। लिखा है इसमें, पढ़ो। ये लिखा है, नौ क्या लिखा है। योनियों में उत्पाद जन्म वाले देव और नारियों की योनि। अचित होती है। 9 योनियों में उत्पाद जन्म वाले। हाँ, देव और नार की तो हाँ हाँ उत्पाद जन्म लेते हैं, तो उनकी हाँ, तो अचित। उनकी अच्छा, क्योंकि हाँ वहां पे तो कोई चित्त मतलब जीव है ही नहीं। हाँ, वो जहाँ पे वो पैदा ना होते हैं वो जीव की निमित्त से उत्पन्न नहीं, होते हाँ। हैं। हाँ वो जीव की निमित्त से उत्पन्न उत्पन्न नहीं होती होते है ना, और मतलब ढकी किसी हुई जीव का होती है। निमित्त लेकर नहीं आते, हाँ। हाँ। हाँ जीव का ठीक है, निमित्त लेकर ये नहीं आते पार्ट ना वो। ठीक है। और ये वाले पार्ट में गर्भ जन्म वाले जो जीव होते हैं, हम्म, जो गर्भ से आते हैं, वो सचेत, हाँ, क्योंकि वो किसी वो इंसान या सचित होते। जानवर की हाँ हाँ, मतलब किसी के निमित्त से। जीव के निमित्त से, हाँ किसी जीव के निमित्त से लेकिन उत्पन्न यहाँ होते भी हैं। अचित लिखा हुआ है, यहाँ भी कैसे हो सकता है अचित? हाँ कहाँ पे, कहाँ लिखा है बताओ। ये रहा, सचित क्या अचित क्या बोल शीत रहे हो। उष्ण तथा समृद्ध विवृत होती है। मतलब गर्भ जन्म वालों की पर सचित ना, होना तो समझ में आता है, अचित कैसे हो सकती है? अचित भी हो सकती है, शीतोष्ण, और वो भी समृद्ध विवृत भी होती है। हाँ ठीक है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सचित गर्भ से अचित। जन्म ले रहे हैं, तो वहां तो जीव हुआ, जीव के गर्भ में आए ना। अरे ये इस अपेक्षा से हो सकती है। हम्म। योनि सचित, समूर्छन जन्म वालों की योनि भी देखो सचित अचित है। सचित अचित भी है, देखो वहां पे इसका कहने का मतलब समझो, बहुत सीधी सी बात है हम्म। कि जहां पे वो जीव जन्म ले रहा है, हम्म। जिस स्थान पे उस जीव का जन्म हो रहा है, हम्म। उस हाँ। स्थान पे उस जीव की उत्पत्ति में जो नियम बन रहा है, माने उसकी जीव की उत्पत्ति में, जीव उत्पत्ति हम्म। होने में किसी हम्म। जीव का निमित्त हो रहा है या बिना हाँ। किसी जीव के निमित्त के हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुर्गी हम्म। अंडा बनाती है शरीर में अपने, हाँ, तो बनाती कैसे है। बनाती है, कैसे बना लेती है बोलो। अपने आप बनता है, वो थोड़ी ना बनाती है। अचित योनि है वो।
अच्छी तो योनि है। हाँ वो तो मुर्गी के शरीर के अंदर हाँ बन रहा है। मुर्गी, भले अभी तो भले टेस्ट मुर्गी आया। जीव है, भले ही हम्म। मुर्गी जीव है, पर कोई हम्म। दो जीवों के निमित्त बना के नहीं उत्पन्न करती वो अंडे को। बाद में जीव उत्पत्ति होती है उसमें, वो एक अलग बात है, लेकिन हम्म। उस जीव को उत्पन्न होने के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे जीन्स कहते हैं अच्छा, जिसको। तो ये लॉजिक है कि जहां दो जीवों के हाँ मिलने से बनता है हाँ गर्भ, हाँ हाँ, वो वो जीन्स, सच हाँ होता है। बस बस बस, उतनी सी बात कह रहे हैं वो यहाँ पे। मुझे लगा कि अगर किसी जीव के अंदर गर्भ में आया तो अंदर सचेत। का कहने का मतलब है जीव का निमित्त, उसको जन्म लेने के लिए किसी जीव के निमित्त की आवश्यकता हो। मतलब किसी दूसरे जीव का, दो जीवों का मिलके ये निमित्त हाँ हो। हाँ जीव, हाँ हाँ, अच्छा, अब वहां पे समझ सचित में है। आ गया। और वो क्योंकि स्थान जो ठंडा है तो समूचन शीत का है, तो और गर्म सही है है। तो उष्ण है। हाँ, और सही है। ढकी भी है तो है ना, और खुली है तो ऐसे बस। चलो, हम्म। हिमांशु ने समझा दिया अच्छे से। ठीक है, अब हाँ, क्लियर हो गया ना? और क्लियर हो क्लियर गया। कर लेना इसको, और हाँ, क्लियर कर ये हो लेना, गया कोई क्लियर, गलती हो हो गया मेरी तो मुझे क्लियर भी अच्छे बता से। देना। नहीं, ये ये हाँ एक हम बार पहले ठीक से ऑलरेडी कर लो डिस्कस कर और अब। चुके हैं 2 महीने पहले। ठीक है, एक्चुअली चलो इसीलिए आगे। दोबारा ठीक यहाँ है। पे डाउट रह गया था, पूछा। अभी समझ आ गया अच्छे से। हम्म। चलो एक ठीक है, इंद्रिय आगे। की अच्छा। संवृत और विकलेंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों की योनि विवृत होती है। हम्म। ये मैं भूल गई, ये यकृत और समृत और विवृत क्या होता है? संवृत ढका ढका हुआ, हुआ और विवृत उगड़ा अच्छा हुआ। हाँ, ऊपर था ढका हुआ उगला हुआ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम्म, है ना। योनि और जन्म में आधार आधेय संबंध है। योनि आधार है और जन्म आधेय है, क्योंकि जीवों का जन्म योनियों में होता है और योनियों के आधार से होता है। खून मांस से बने हुए जाल को जर कहते हैं। जन्म के समय जो जीव जर में लिपटे होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल वगैरह। और जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे कबूतर आदि पक्षी। जिनके ऊपर कुछ भी आवरण नहीं होता, जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगते हैं, उन्हें पोत कहते हैं, जैसे कि शेर आदि। ध्यान रहे, जरायु और अंडे के साथ जो जा लगा हुआ है, पर पोत के साथ जा नहीं है, क्योंकि जरायुज और अंडज जर और अंडे से वेष्टित रहते हैं। जर और अंडे से वेष्टित रहते हैं, पर पोत जन्म वाले पूर्णतः निश्चित निर्वाक माने ढके इंद्रियों हुए, का। मतलब ढके विष्टित हुए। माने ढके हुए, ढके हुए। हम्म, इस प्रकार यह जन्म और योनियों की संक्षिप्त चर्चा समाप्त हुई। शरीरों का स्वरूप एवं भेद, पेज चेंज। जब कोई जीव जन्म लेगा तो किसी न किसी शरीर को तो धारण करेगा ही, क्योंकि नए शरीर को धारण करने को ही जन्म कहते हैं। शरीरों का यह विवेचन 9 सूत्रों में संपन्न होगा, जो इस प्रकार हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस कर्मणानि शरीराणि, परम परम सूक्ष्मम, प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे, अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपते स्मन्ना चतुर्भयः निरुपभोग मंत्यम। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। औदारिक से लेकर आगे शरीर क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। प्रदेशों यानी परमाणुओं की अपेक्षा तेजस से पहले के शरीर असंख्यात असंख्यात गुणे परमाणु वाले हैं। तेजस और कार्मण में परमाणुओं की संख्या क्रमशः अनंत अनंत गुणी हो जाती है। ये तेजस और कार्मण शरीर प्रतिघात से रहित हैं। इनका संबंध संसारिक जीवों से अनादि से है। ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं। तेजस और कार्मण शरीर से लेकर एक जीव के एक समय में 4 शरीर हो सकते हैं। कार्मण नामक अंतिम शरीर उपभोग से रहित होता है। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और त्रियंचों का शरीर औदारिक शरीर है। जो शरीर विक्रिया के समझा दो। द्वारा, कारमान शरीर उपभोग से रहित होता है, मतलब कौन सा? ये कारमान शरीर हाईलाइटेड। उपभोग से रहित, इसमें अनाहारक होता है ना ये काम। नहीं कारमान शरीर उपभोग से रहित होता है उपभोग से मतलब। रहित ये होता है क्योंकि ये
हमें दिखता नहीं है ना, हम इसका कोई यूज नहीं कर सकते। वो तो तेजस भी नहीं दिखता। नहीं, अभी तो पढ़ा था ना कि विग्रह गति में जाते हुए अनाहरक रहते हैं हम। और आहार नहीं, सुनो मेरी बात। कार्माण शरीर जो है वो उपभोग से रहित होता है, ये लिखा है। हाँ। इसका क्या केवल मतलब है? कारमान लिखा है और कोई नहीं लिखा। हाँ हाँ, वही क्या तो क्वेश्चन मतलब है। है? कर्मों का भोग नहीं होता उस टाइम पे, मतलब सिर्फ विग्रह गति होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये तो कारमण तो अभी कर्म भी तो है ना। उसमें भी आते कारमण रहते तो हैं। अभी। कर्म तो उसमें साथ भी जाते आते हैं रहते ना। हैं। हम्म। अरे भैया, भोग का और उपभोग का क्या मतलब होता है? उपभोग का भोग होता किसी है मतलब चीज एक होता है को बार, बार बार उपभोग यूज होता है करना। बार बार। हाँ। हम्म। तो कोई भी कर्म आप ऐसा नहीं बांधते जिसको आप बार बार भोगो। एक बार भोग हम्म। के खिर जाते हैं, अन्य उस हम्म। कर्म को दोबारा बांधना पड़ता है भोगने के लिए, इसलिए वो हम्म। उपभोग से रहित होता है। जो भी कर्म आपने बांधा है वो हम्म। एक ही बार उदय में आता है। उदय में आने के बाद वो निश्चित ही रूप से खिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उदय में भी आ गया और बंधा भी रह गया, आपने फिर उसको भोग लिया। बात समझ में आई, हम्म। नहीं समझ में आई? तो ये तो हर हम्म। एक जीव के लिए वैलिड है ना पॉइंट, कि हाँ हम हाँ, संसारी वो जीव तो है। सभी के लिए लिखे हैं, कोई भी हो हमारा कोई भी कर्मण हो। शरीर है जो हाँ, कर्मण उपभोग नामक होता है, अंतर नहीं होता उसका, उसका उपभोग नहीं हो को बार सकता। बार यूज नहीं करते। जो कर्म है एक बार फल दे के फिर जाएंगे, दोबारा हाँ नहीं होगा। हाँ और जो हाँ, ये से नीचे जो हाईलाइटेड है, तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात से रहित है। ये उपभोग, मतलब इस पे इनमें किसी तरह उपभोग का होता कोई है। हमला, कोई घात नहीं कर सकता हाँ, इसका कोई। नहीं कर सकता, हाँ। हम्म। ये बना रहता है, इसमें परमाणु आते जाते रहते हैं, लेकिन हम्म। कार्बन शरीर के जो परमाणु आते हैं उनका भोग होने के बाद वो छूट जाते हैं। समझ में हाँ, आई बात? भोग उदय होने में के आने बाद के छूट बाद जाते हैं। और ये यानी तेजस उदय में आने और के बाद बाकी शरीरों का। तेजस के बने रहते हैं। तेजस के उतने वो भी बने रहते हैं, कुछ नए भी आते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, कुछ नए भी अच्छा। होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, ऐसे होता है। और कार्बन लेकिन में कार्बन पुराने नहीं में होते, बस नए नहीं होते हैं, नहीं, पुराने तो होते हैं उसमें मतलब भी। पुराने होते हैं लेकिन भोग में आने के बाद छूट जाते हैं। और तेजस में यानी उदय भोग में आने के बाद भी रहते हैं क्या? हाँ, रहते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ छूट जाते हैं, उसमें ऐसा रहता एग्जाम्पल देकर समझा दो इसको। है। भाई देखो, सीधी सी बात है। देखो, सबकी समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? सबको समझ में आई ये बात? अरे कोई बोलो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आ रही है भैया। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? आ ये गई। उपभोग हम्म। और भोग वाली बात। हाँ, देखो बिल्कुल सुनो, एक बिल्कुल। मेरी नहीं आई जैसे बस। तेजस, हाँ देखो सुनो, कोई बात नहीं। देखो, तेजस शरीर होता है, तेजस शरीर, जो जो परमाणु तेजस शरीर के आत्मा के साथ बंधे हैं, हाँ। वो तेजस परमाणु का हम्म। काम क्या है? क्या काम करते हैं वो? शरीर को तेज देना। एक तो ये काम होता है, गर्मी और भी, क्या काम? गर्मी भी उष्णता का शरीर के, हाँ, है ना, उष्ण करके, तेजी बना के बैलेंस रखते बना हैं। के रखना। तो तेज बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो तेज बना हुआ है और फिर वह उष्णता के साथ वो भाप बन के उड़ गए और फिर नए परमाणु आ गए, ऐसा नहीं होता। उन्हीं हम्म। परमाणुओं से जो तेजस बना है वो बना हुआ है, और वो हम्म। लंबे काल तक बना रहता है। अच्छा। उस बीच नए परमाणु भी आके तेजस वर्गणा रूप हो जाते हैं, और कुछ हम्म। पुराने तेजस वर्गणा के परमाणु छूट जाते हैं, और हाँ, कुछ समझ ऐसे आ गया। परमाणु भी है जो अनादि से तेजस वर्गणा से छूटे ही नहीं आज तक, हम्म। ऐसे भी हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे भी है। कारमाण के साथ ऐसा नहीं होता। कारमाण हम्म। शरीर में क्या होता है कि जो भी कर्म का उदय आएगा, एक ही बार आएगा, हम्म। और फिर वह उदय आने के बाद खिर जाएगा, माने वह परमाणु नियम से छूट जाएगा। सही है। पकड़ में ये बात? जब तक वह हाँ, उदय में नहीं आया तब तक चाहे वो अनादि से तुम्हारे साथ चलता रहे, यानी जब तक आपने उसका भोग नहीं किया। सही लेकिन बात है। एक बार आपने उसको यदि भोग लिया हम्म। तो वो नियम से छूट जाएगा, आप उसका दोबारा उपभोग नहीं कर सकते। ठीक है। एक कपड़ा जो आपने आज खरीदा, उसी कपड़े को आज भी यूज करा, कल भी यूज करा, परसों भी यूज करा, तरसों भी यूज करा, लेकिन जो रोटी आपने उपभोग, आज खा ली, वो तो खा ली। बस भोग खत्म। भोग नहीं कर सकते। वो हो गया उसका, हाँ, उसका उपभोग नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसे समझ आ कार्बन गया। शरीर का उपभोग नहीं होता। हम्म। ठीक है, हाँ, ये होता है इसका मतलब। चलो ये आगे पढ़ो। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और त्रियंचों का शरीर औदारिक शरीर है। जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक, अनेक, सूक्ष्म, स्थूल
हल्का भारी आदि रूप किया जा सके, उस शरीर को वैकृत शरीर कहते हैं। यह वैकृत शरीर देव और नारकियों के होता है। सूक्ष्म पदार्थों को जानने के लिए या संयम की रक्षा के लिए अन्य क्षेत्र में विद्यमान केवली या श्रुत केवली के पास जाने या भेजने के लिए या अन्य क्षेत्र में स्थित जिनालयों की वंदना के लिए छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों द्वारा जिस शरीर की रचना होती है उसे आहारक शरीर कहते हैं। उक्त कार्यों की सिद्धि के लिए छठवें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तक से एक हाथ का जो सफेद पुतला निकलता है वह आहारक शरीर है। वह पुतला केवली या श्रुत केवली के पास जाकर अपना कार्य करके अंतर्मुहूर्त में वापस आ जाता है। औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करने वाला शरीर तेजस शरीर है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। यहाँ देखो कोई सुनो, हाँ औदारिक आदि शरीर को कांति प्रदान करने वाला शरीर तेजस शरीर है। तो कांति प्रदान करने का मतलब क्या है? मतलब तेज। हाँ, तो हम तो उसको चमक और से तेज समझते हैं ना, की जगह चमक। ये भी हो सकता है ना, जैसे प्रसिद्धि हो जाती है किसी की बहुत ज्यादा तो वो तेजस। नहीं, कि ये उनका सब उन सब मुनिराज नहीं का होता। तेज कितना ज्यादा ये है, सब ऐसे नहीं है, कहते हैं ये ना। सब नहीं होता, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। कांति तो किसी काले गंदी चीज में मुनिराज भी होती है, तेज तो किसी बिल्कुल गंदी काले, वस्तु एकदम में भी काले होता है। मुनिराज होंगे, बिल्कुल काले होंगे, बीमार होंगे, रुग्ण होंगे, रोगी होंगे। छठे सातवें हम्म। गुणस्थान में सब थे वो। होते हैं, फिर उनमें भी तेजस क्या शरीर मतलब? होता है। फिर तेजस का मतलब कांति देता है, वो कांति का मतलब क्या है? चमक चमक। फेस पर। देखो, पता है क्या होता है कांति का मतलब? तेजस शरीर के अंदर जितने परमाणु होते हैं हम्म। उससे अनंत गुने परमाणु उसके नेक्स्ट शरीर में होते हैं। और नेक्स्ट टू हम्म नेक्स्ट जितने शरीर बनते चले जाते हाँ, हैं ये तो हमने यहाँ सब पढ़ा में ना। अनंत, हाँ, सब में अनंत सूक्ष्म गुने होते अनंत हैं गुने और अनंत अनंत गुने अनंत गुने गुने होते हैं। परमाणु बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, ये तो माने हमने यहाँ पढ़ा तेजस था। शरीर के कारण जो अन्य शरीर होते हैं उनमें जो जो स्थूलता आती है, हाँ, स्थूलता मतलब स्थूलता कि कम होती जाती है, सूक्ष्म होते वाह, जाते हैं। स्थूलता घटती नहीं, ना 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 ना, स्थूलता बढ़ती जाती है, स्थूलता ये बढ़ती लिखा ना जाती है, सूक्ष्म औदारिक नहीं से होते। लेकर आगे के शरीर कर्म से सूक्ष्म होते हैं। हाँ, तो औदारिक से आगे ना, यानी जो औदारिक शरीर से नीचे वाला शरीर सूक्ष्म होता है। हम अंदर से शुरू कर रहे हैं, तेजस सबसे पहला शरीर है, औदारिक सबसे आखिरी शरीर है। अच्छा, समझ में आ रही है बात? समझ ठीक है में नहीं आ ठीक रही है है? ठीक है ठीक है, हाँ सबसे हाँ। सबसे सूक्ष्म शरीर होता है तेजस, सबसे सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर होता है तेजस। तेजस शरीर। और और कारमान। तेजस से भी सूक्ष्म, कारमान और कारमान तेजस से भी सूक्ष्म। कारमान। कारमान। अरे नहीं भैया, कारमान तेजस से सूक्ष्म नहीं होता, सबसे सूक्ष्म तेजस होता है। इसमें तो ये लिखा है औदारिक से आगे के शरीर, मतलब इसमें गलती है क्या फिर ये? इसमें उन्होंने देखो ये लिखा है औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस और कामन, ये 5 शरीर हैं। और ये औदारिक से आगे के शरीर कर्म से तेजस सूक्ष्म और होते जाते हैं। कारमान, कारमान और आत्मा के संदर्भ में क्या गलती कर रहा हूं मैं? भैया ठीक तो हाँ, है, सुनो सुनो, कारमान ही तो हाँ, सबसे सूक्ष्म होता है, सुनो क्योंकि सुनो, सबसे नियर हाँ बाय तो हाँ हाँ आत्मा भी हाँ कारमान हाँ ही होता हाँ है हाँ, ना। करेक्ट है, करेक्ट है। सबसे सूक्ष्म होता है कारमान, और उससे भी सूक्ष्म होती है आत्मा, हाँ हाँ, उससे भी सूक्ष्म राइट। होती है आत्मा, ठीक है ना? आत्मा। तो हाँ आत्मा हाँ। सबसे सूक्ष्म, उससे थोड़ा स्थूल कारमान, उससे थोड़ा कारमान, फिर स्थूल तेजस, तेजस। फिर तेजस, अब रुक आहारक, जाओ, फिर अब रुक जाओ, वैकृत। अब रुक जाओ, अच्छा। अब एक यहाँ पे रुक सेकेंड एक जाओ, सेकेंड, हाँ अब यहाँ मेन रुक बात जाओ, है अब जो। हाँ यहाँ रुको। जो कारमान हाँ शरीर होता है वो एकमात्र केवल ज्ञान गम्य होता है। हाँ बिल्कुल। समझ में बात? हमें नहीं उसके दिख बाद आ सकता। जाता है तेजस। हाँ, उसके बाद आता है तेजस शरीर। अब तेजस शरीर जब होता है, वो तेजस शरीर क्या काम करता है? जो उत्तरोत्तर शरीर होते हैं, यानी कि तेजस के बाद के जितने भी शरीर बनते जाते हैं हम्म। उनमें एक प्रकार की स्थूलता को डेवलप करता है वो। उस अच्छा। स्थूलता का नाम है, उस स्थूलता का नाम है क्या? चमक, या कांति। वो चमक। कांति, या कांति। कांति। यानी कि वो समझ में दिखने नहीं आ लायक रही होने लगते है। हैं, दिखने लायक होने लगते हैं, मतलब कि वह ज्ञान का ठीक है, विषय, छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनने लगते हैं। मतलब कांति का मतलब हो गया जो ज्ञान का विषय बन सके, इतना उसके अंदर हाँ, देखो तेज हो। मुझे एक बात सुनो, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु
जो वस्तु नजर आएगी बिना कांति के नजर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने कहा था गंदी से आप ये गंदी सोचो, वस्तु में भी कांति होती है। रिफ्लेक्ट, हाँ रिफ्लेक्शन, माने किसी भी चीज का जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा विदाउट कांति नहीं पड़ सकता। किसी जीव को राइट, अदृश्य करना है, किसी वस्तु को अदृश्य करना है, क्या करें उसके लिए? उसकी कांति उससे बाकी सब ले लो, लोग बताओ, जो कि अपनी अदृश्य तक करने के पहुंचा लिए नहीं क्या करना सकती। है? किसी वस्तु को अदृश्य करने के लिए क्या किया जाए? उसका तेज कांति ले लो। बोलो भैया, सब बोलो, बाकी के लोग विज्ञान उसमें की से भाषा में बोलो। कांति गायब हो जाएगी उसकी, तो नहीं दिखेगा। रिफ्लेक्शन गायब हो जाना चाहिए, जब नहीं, यानी रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्ट वही ना, करने की शक्ति नहीं रहेगी रिफ्लेक्ट ना नहीं उसके होगी अंदर, चीज। हम्म। तो वो गायब हो जाएगी। हम्म। तो तेजस बिल्कुल शरीर क्या करता है? रिफ्लेक्शन पैदा करता है, कांति पैदा करता है। किन किन शरीरों में? बाकी के 3 शरीरों में। तो बिल्कुल जो सही वैक्रिक है। शरीर होते हैं वो नजर आते हैं या नहीं, नहीं नजर आते? क्या चीज? कौन? वैक्रिक शरीर नजर आता है या नहीं नजर आता? हाँ नजर हाँ, आता है। आता है, आता है। आता है ना, औदारिक शरीर भी नजर आता है, हाँ हम्म। और आहारक शरीर भी नजर आता है। हम्म। समझ में बात? नहीं समझ में? हम्म। यानी कि मन पर यह ज्ञान का विषय होता है वो। भैया हम्म। आरक शरीर कौन सा होता है जो नजर आता है? मुनिराजों के मस्तक से और कंधे से जो निकलते हैं, अच्छा, अच्छा। वो मन पर ज्ञानियों ये के ज्ञान का विषय बन सकते हैं। ये नहीं तो देखो वो ये रहा। हमें थोड़ी नजर आएगा वो। है? मतलब हमें थोड़ी नजर आएगा वो। नहीं नहीं नहीं, मन पर ज्ञानियों के ज्ञान का विषय हो सकते हैं। अच्छा। और जो अभी आपने ये वाली बात बताई है कि जो हम्म। कांति हुई है अपनी ज्ञान का विषय जो बन सके, तो ये वाली कांति जो है तेजस शरीर, ये हमें नजर आ सकता है? नहीं, तेजस भी नजर नहीं आता, लेकिन तेजस का रिफ्लेक्शन जिन शरीरों में पड़ता है वो शरीर जो होते हैं वो कांतिमय हो जाते हैं। अब वहाँ कांति का मतलब हम समझते हैं चमक से, समझ रहे? समझ रहे? हम कांति को हम्म। चमक से लेते हैं मतलब, चमक से लेते लेकिन हैं, वहां हाँ। पे चमक नहीं है उसका मतलब। अब एक बात बताओ, मैं अपने चेहरे पे पॉलिश लगा लूं तो वैसे ही चमक जाऊंगा? क्या निगोद समझे? के नियम को तो कैसे होएगा भैया ये? निगोद का जीव वो जो निगोद। होता है, जो निगोद का जीव होता है उसका शरीर सूक्ष्म होता है, छद्मस्तों के ज्ञान का विषय नहीं बनता। उस अपेक्षा से आप इस बात को कह सकते हो, लेकिन वो सूक्ष्मता, सूक्ष्मता कहने का, उसके उसके शरीर में जो सूक्ष्मता है और किसी के शरीर में जो स्थूलता है, किसी वस्तु का इतना छोटा हो जाना कि वो छद्मस के ज्ञान का विषय ना बने, वो एक अलग बात है। यूं तो उसके पास औदारिक शरीर है, यूं तो उसके पास औदारिक शरीर है ना, हमारे पास भी औदारिक शरीर है और एक इंद्रिय के पास भी औदारिक शरीर है। तो औदारिक बिल्कुल। शरीर तो छद्मस के ज्ञान का विषय बनना चाहिए। माने हाँ वो परमाणु जिनमें छद्मस के ज्ञान का विषय बनने की योग्यता हो, वो बने या नहीं बने वो एक अलग बात है। वो ज्ञान का सही। विषय किसी के बने या नहीं बने वो एक अलग बात है, पर उनमें योग्यता हम्म। होती है ज्ञान का विषय बनने की। ठीक है। इस बात समझ में आई बनी? देखो सुनो, सीधी सी बात, एक इंद्रिय जीव के पास जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? ख्याल नहीं दी? हम्म। एक इंद्रिय जीव के पास जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? बस औदारिक। एक इंद्री है वही वो। शरीर कौन सा? उदारिक है ना। और औदारिक आपके हाँ, है। पास जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? औदारिक है। औदारिक। उदारिक है। तो उसका वो शरीर हमें नजर नहीं आ रहा और हमारा नजर आ रहा है, क्यों? है तो वो भी मेरे पास उदारिक, उसको नजर आना चाहिए। परमाणुओं की संख्या कम है। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तेजस कांति का फर्क है या तो फिर उसमें यही कहना चाह रहे हो आप? भैया रूपी और अरूपी 2 प्रकार के होते हैं पुद्गल। हम्म। वो पौद्गलिक शरीर है, हाँ। हम्म। बिल्कुल है। वो रूपी है या अरूपी है, पहला तो ये बताओ। रूपी है। रूपी है तो भी तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? देखो, एक बात को समझो, उसमें ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है। एक बात, अच्छा। तुम्हारे ज्ञान का विषय वो नहीं बन पा रहा है, ये जुदी बात है। हम्म। यार एक एक सवाल जिसका सॉल्यूशन मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है, एक सही सवाल बात ऐसा है। है जिसका सॉल्यूशन मैं कर पा रहा हूँ, तुम नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे हाँ ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा ना। राइट। किसी और तो का तो बन तुम्हारे रहा भी है तो ना। ज्ञान का, प्रमेय, किसी और के तो बन प्रमेयत्व रहा है। गुण तो अब सब में। परमित की अपेक्षा से मत लो यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको अच्छा। परमित की अपेक्षा से मत लो। यहाँ पे हम्म। इसको सिर्फ इतनी सी बात से लो कि जो औदारिक शरीर होता है वो स्थूल हम्म। होता है या सूक्ष्म होता है? स्थूल होता है। ऐसा नहीं है ना, यही तो समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम्म। औदारिक शरीर जो होता है वो स्थूल होता है या सूक्ष्म होता है? बाकी सबका क्या कहना है? बाकी सब भी तो बोलो।
स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के हो सकते हैं ना वो, हाँ, क्योंकि जो स्थूल भी हो एक सकता है, इंद्रिय, सूक्ष्म भी हो हाँ, सकता है, समझे ना। लेकिन कार्बन शरीर स्थूल और सूक्ष्म होते हैं क्या? नहीं, वो सूक्ष्म ही सूक्ष्म नहीं, होते हैं सूक्ष्म केवल। ही होता है केवल वो हाँ, तो। उनमें ये भेद नहीं वो होता। भी तो सूक्ष्म ही होता जिन, है। कर मेरी बात, उसमें तो ये भेद नहीं है ना, लेकिन औदारिक शरीर में ये भेद है। ठीक, दूसरी बात, जो वैक्रियक शरीर होता है वो सूक्ष्म होता है या स्थूल होता है? वैक्रियक तो स्थूल वैक्रिक होता है। स्थूल होता है। नहीं, वैक्रियक वैक्रिक तो शरीर भी, दोनों हो सकता है। वो भी दोनों हो सकते हैं फिर हाँ तो। वो हाँ, भी दोनों ऐसे हो बोलो ना, सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, क्या लेकिन लिखा हुआ है ना कि एक अनेक सूक्ष्म स्थूल हल्का हल्का भारी, हाँ, ये लिखा ऐसे हुआ हो है। सकता है ना। अब वो उसकी योग्यता है, वो वैक्रिक शरीर में शक्ति ऐसी है कि वो चाहे तो किसी के ज्ञान का विषय बन जावे और चाहे तो ना भी बने। देव चाहे तो किसी के सामने प्रकट हो जावे और चाहे तो ना भी हो। लेकिन हाँ, वैक्रिक औदारिक में तो शक्ति होती है पास ऐसी तो प्रकट ना हो। पर्यायगत योग्यता रहेगी। औदारिक शरीर हम्म वालों के पास तो अपनी पर्यायगत योग्यता रहेगी। यानी अगर हम संगीत हम्म पंचेंद्रिय हैं तो जो शरीर हमें मिला उसी अपेक्षा से रहेगा। जुगनू आदि को चमकने का शरीर मिला है तो उसी अपेक्षा से रहेगा। और एक इंद्रिय आदियों को ऐसा शरीर मिला है जो दृष्टिगोचर नहीं है, तो वो उसी अपेक्षा से रहेगा। अब इसमें तेजस शरीर क्या कर रहा है कि तेजस उसको स्थूल कर रहा है, गाढ़ा बना रहा है। किसी कपड़े को और मोटा 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 करते चले जाते हैं, तो उसी उसी हिसाब से उसमें से पानी छनने की शक्ति घटती 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 चली जाती है, समझे, यानी उसको और स्थूल करता चला जाता है। तो कांति, हाँ, कांति का मतलब यहाँ पे चमक नहीं है। हम्म कांति का मतलब यहाँ से चमक से मत लो। कांति का मतलब यह है कि उस शरीर में जो किसी के ज्ञान का विषय बनने की जो योग्यता है, जो योग्यता हो रही है कि किसी के ज्ञान का वो विषय बन पा रहा है, वो तेजस बिल्कुल। शरीर के कारण बन पा रहा है। हम्म वह इस योग्यता को लिए हुए है कि वह किसी छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन जावे। अच्छा। अब किसी के ज्ञान का विषय फिर नहीं भी ये बन सब पा पे रहा है। अप्लाई होनी चाहिए ना। जिसके तो पास सब, उदाहरण शरीर है तो सब पे अप्लाई होना चाहिए। हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सबके ज्ञान का विषय बने ही बने। योग्यता की बात है। फिर वही बात, योग्यता। पापी जीव जो होते हैं, पापी जीव छोड़ो, मलेच्छ खंड में चले जाओ। हिंदुस्तान को धर्म धर्म का क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है, नहीं माना जाता? हाँ, सबसे सबसे हल्की क्वालिटी की चमड़ी है हम लोगों की। और अधर्मियों के क्षेत्र में चले जाओ आप, सबसे शानदार चमड़ी वाले लोग वही रहते हैं। बोलो, नहीं रहते क्या? किसकी कांति अधिक है? धर्म उनकी जो, लेकिन एक मलेच्छ सेकेंड, मलेच्छ ये खंड में कैसे? रहने वाले जीवों की, हाँ चाइना में जिंदा जिंदा जानवरों को खाने वाले लोगों की चमड़ी कितनी हाँ, सुंदर है? बिल्कुल बोलो, बहुत। हाँ, चमकदार है ना? तो क्या चमकदार उसको है। तेजस शरीर कहोगे क्या? नहीं, फिर तेजस तो हमारा भी है। उसको उसको तेजस, उसका मतलब तेजस नहीं है, कांति उसको नहीं कहते। उस चमक को हम्म कांति नहीं कहते। मैं ये समझाना चाहता हूँ हाँ, आपको वो तो कि समझ आ शरीर गई में है, जो उस चमक, चमक को कांति नहीं हाँ, कहते। हाँ नहीं हाँ, कहते, वो क्योंकि तेजस वो शरीर का काम नहीं है। क्योंकि वो तो हर एक के शरीर में होती है, वो तो हर गंदी वस्तु में भी होती है कांति, तो सब जो इस जगह बात होती है। कर रहे हैं। और जिसको आप, जिस चमक को आप कांति समझ रहे हो, वो तो हम्म एटमॉस्फेयर के बदलने से बदल जाएगी। बदल जाएगी, सही है, राइट। बदल जाती है ना, सर्दी गर्मी के हिसाब से बदल जाती है, क्षेत्र परावर्तन के हिसाब से बदल जाती है। बिल्कुल, हो जाती है। बिल्कुल बदलती है। नहा धोकर आओ तो अलग हो जाती है, क्रीम पाउडर लगा लो तो अलग हो जाती है। हो जाती नहीं, हो किसी जाती है? दूसरी जगह में चले जाएं तो चेंज हो जाती है। बदल जहाँ जाती है ना। डिफरेंट वेदर हो, खाने हाँ, बदल खाने जाती पीने है। की वस्तुएं बदल दो तो बदल जाती है। तो तेजस हाँ शरीर में बिल्कुल, उसमें क्या बदलाव कर रहा है? बदलता नहीं है, वो तेजस नहीं बदलेगा, जो है सो वो तेजस क्या रहेगा। बदलाव, हाँ, तेजस हम्म क्या बदलाव कर रहा है? भाई सबकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया भैया। एक्चुअली ये तो पता था कि हाँ ये वाली कांति तो नहीं है, कि मतलब वैसे लो वाली हाँ कांति तो नहीं है, बट ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कांति निकल गई। हाँ, लेकिन ये कांति कौन सी है ये तो सोचो। अगर वो कांति, इसको कांति नहीं कहते, क्योंकि मोस्टली लोग उसी को कांति समझाते हैं। आपको तेजस शरीर नहीं की नहीं, कांति हमें उसी ये से पता था समझाते हैं। कि शरीर के अंदर की कोई कांति है, मतलब ग्लो वाली कांति तो था कि वो नहीं है। इस, ये था कि कुछ लोग शरीर के अंदर। जठराग्नि, कुछ लोग जठराग्नि को भी तेजस शरीर कहते हैं। देवों को जठराग्नि नहीं होती, तेजस शरीर होता है उनको। ये तो नहीं बिल्कुल ही होती। डिफरेंट है, तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। जठराग्नि, जठराग्नि मतलब पेट के अंदर एक अग्नि जलती है, उसको भी कुछ लोग की तेजस शरीर फायर, कहते दादी की फायर होती है ना। हैं। हाँ, हाँ, तो वो डाइजेशन करने के लिए। देवों के अंदर तो नहीं होती देवों को होगी, नहीं। उनका तो अमृत झरता है। हाँ, फिर नहीं नहीं, तो वो नहीं थोड़ा, पता था। ये था कि हाँ, शरीर के अंदर एक तेजस शरीर होता है। नहीं 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 नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट जिस ही नहीं बिल्कुल शक्ति के कहते। डिफरेंट हो कारण, गया।
ज्ञान का विषय बनता है वो होता है ना तेज और वो कांति, है ना? तेजस शरीर क्या है कि उसको उसको ज्ञान का विषय बनाने की योग्यता पैदा करता है उसके अंदर। मानो उसके अंदर एक ऐसी चमक लाता है कि उसको इतना स्थूल बनाता है कि वो केवली के से भिन्न ज्ञान का भी विषय बन सके। बन सके। समझ में बात नहीं समझ में आ रही है? पकड़ में आ रही है, नहीं हाँ पकड़ में आ रही? आ रही है। ये उसका तेजसपना है। देखो कहीं दूर सूरज निकलता है, कितने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर निकलता है सूरज, हाँ तुम्हें धरती पे लेकिन मालूम चल यहाँ जाता है। तक हमें हाँ उसकी तुम्हें लाइट धरती आती पे है। मालूम चल जाता है। बिल्कुल। कैसे पता चल जाता है? मैंने उसकी समझ लो, कांति तेज के कारण वो कांति तेज के कारण, यानी वो किसी वस्तु को प्रकाशित कर रहा है। तो प्रकाशित के कर रहा बाद के जो शरीर हैं, है। तेजस के बाद के जो शरीर हैं, वो हाँ उनको प्रकाशित करने की योग्यता देता है। अच्छा ठीक है। समझ में आई बात? तेजस के बाद जो शरीर आएंगे, कौन कौन से शरीर आएंगे तेजस के बाद? और प्रकाशित औदारिक करने का वैक्रिक और मतलब आहार। उसको हाँ देखने ना, की उसको योग्यता देना है ना? हाँ, मानो ऐसी योग्यता पैदा करना कि वो ज्ञान का विषय बन सके। ज्ञान का विषय बन सके, सही है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में ये आई? भैया जैन कोश पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। हाँ पढ़ो, जैन कोश में क्या लिखा है? स्थूल शरीर में दीप्ति विशेष का कारणभूत एक अत्यंत सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जीव को होता है, जिसे तेजस शरीर कहते हैं। हाँ तो इसके यही तो लिखा है, बोल रहा हूँ मैंने भी। स्वरिद्धि विशेष के द्वारा भी धीरे दाएं व एक बाएं सेकेंड, कंधे। हाँ। धीरे धीरे बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, इसी लाइन को धीरे धीरे बोलना। स्थूल शरीर में रुक जाओ, दीप्ति रुक विशेष जाओ, को। अब रुक जाओ, रुक जाओ। स्थूल शरीर में दीप्ति विशेष को, स्थूल शरीर कौन कौन से होते हैं? औदारिक वैक्रिक और आहारक। हाँ ये स्थूल शरीर होते हैं, हम्म समझ में? इनमें दीप्ति विशेष को वही बात हो गई ना, दीप्ति मतलब कांति। है, विशेष को क्या कहते हैं? कारणभूत एक अत्यंत सूक्ष्म शरीर हाँ कारणभूत एक सूक्ष्म शरीर, हाँ, प्रत्येक जीव को होता है, प्रत्येक जीव को होता है। ठीक है, वेरी गुड। जिसे उसको तेजस शरीर कहते हैं। बस खत्म, ये परिभाषा यहाँ वही पूरी हो सेम गई। लाइन लिखी हुई है, बस शब्द अलग कर दिए। ये पूरी होगी ना, हमने आपकी भाषा में कह दी इसी बात को। अब ठीक। ये तो हो गई एक बात, अब इसके आगे जो है वो दूसरी बात है। दूसरी बात क्या लिखी है? इसमें लिखा है, आहार इसके अतिरिक्त तप व इस, रिद्धि विशेष के हाँ द्वारा वो एक भी। अलग बात है, हाँ वो अलग मैटर है, वो मैटर अलग है पूरा। यहाँ पे सिर्फ जो तेजस शरीर की सामान्य परिभाषा है, वो पहली लाइन में जो परिभाषा दे दी है वो है स्थूल शरीर में दीप्तिमान, यानी स्थूल शरीर को जो ज्ञान का विषय बनाने की योग्यता दिए जा रहा है। दीप्तिमान यानी चमक ला रहा है, चमक ला रहा है कि वो किसी की ज्ञान का विषय बन सके। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में आई? उसको ठीक है, तेजस शरीर ये कहते हैं। शास्त्र की भाषा लिखी हुई है इसलिए समझ नहीं आई, आपने हाँ भाई, आसान अब भाषा आप में पढ़ो, बता दिया। अब पढ़ो उसको, वही जो मैं बता रहा हूँ, और जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ो, आपको मैच हो जाएगी, उसमें क्या बात है। हाँ कर हो तो गया ना, आपने जो बोला कि उसका अर्थ यही है। ठीक है आगे ना, तो वो। स्थूल शरीर कौन सा है? यानी तेजस से ऊपर के जो 3 शरीर हैं वे स्थूल शरीर हैं। ठीक है, समझ में आ गई? समय हो गया भैया, देख लो, आगे आगे पढ़ना नहीं है ना। नहीं, यही वाइंड अप करते हैं इसको, कल और देख लेंगे एक बार। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो हरियंतरम नमो सिद्धरम नमो हरियम, नमो हरियंतरम नमो सिद्धरम नमो हरियम। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, ओके। महान जैन धर्म की जय। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ एक सेकेंड।